Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you chapter 10 Kathmandu from your book Beehive of class 9. It is written by Vikram Seth and it is an extract from his book Heaven Lake. It is a part of a book which he has written, Heaven Lake. क्योंकि विक्रम सेठ को घूमने का बहुत शौक़ था, ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ था, तो वो बहुत जगह भ्रमण करते रहे और उसमें से ही उनकी उस बुक में से एक ये एक्सट्रैक्ट है, एक पार्ट है जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम काठमांडू है। और आपको अच्छे से पता होगा कि काठमांडू कहाँ पर है, काठमांडू कहाँ पर सिचुएटेड है। ये देखिए यहाँ पर मैप है, यहाँ मैप देखकर आप समझ जाएंगे ये यूपी है, यूपी के जस्ट ऊपर नेपाल है और नेपाल की राजधानी जो है वो काठमांडू है ना। और नेपाल जो है वो इंडिया की नेबरिंग कंट्री भी है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो एक फॉरेन लैंड भी है हमारे लिए, नेबरिंग कंट्री है, एक फॉरेन लैंड भी है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी जो कि बहुत अट्रैक्टिव हैं। आइए शुरू करते हैं। आई गेट a cheap room in the center of town and sleep for hours. The next morning with Mr. Shah's son and nephew, I visit the two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. कहते हैं मुझे एक बहुत चीप रूम, बहुत सस्ता सा रूम मिल गया था, बिल्कुल सेंटर ऑफ द टाउन, बीचों बीच, शहर के जो टाउन के बीचों बीच, काठमांडू के बीचों बीच, और मैं कई घंटों तक सोता रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठा तो मिस्टर शाह के बेटे और उनके भांजे के साथ मैं काठमांडू घूमने गया। और काठमांडू में दो जगह मैं गया, एक हिंदू पिलग्रिमेज था और दूसरा बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज था। दो धार्मिक स्थलों पर मैं गया, एक हिंदू का था और एक बुद्धिस्ट का था। पहला क्या था आइए देखते हैं। एट पशुपतिनाथ आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर द हिंदू ओनली, देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्रल कन्फ्यूजन। अब वो कहते हैं कि मैं पशुपतिनाथ गया और जैसे ही पशुपतिनाथ गया मेरी निगाह जो है एक साइन बोर्ड पे पड़ी जिस पर लिखा हुआ था, जो कह रहा था कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू लोग आ सकते हैं। प्रोक्लेम का मतलब होता है मेक नोन पब्लिकली और ऑफिशियली, ठीक है। तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ सिर्फ हिंदू लोग आ सकते हैं। और जो वहाँ का एटमॉस्फेयर था, जो वातावरण था, वो फेवरेबल कन्फ्यूजन था, मतलब हरीड एक्टिविटी एंड कंप्लीट क्योस, बहुत भीड़ भाड़ और बहुत रश था वहाँ पर, जल्दबाजी, होड़ सी मची हुई थी दर्शन करने की। प्रीस्ट, hawker, devotees, tourists, cow, monkeys, peasants and dogs roam through the ground. ये सारे पुजारी, हॉकर जो दुकानदार हैं, डिवोटीज जो श्रद्धालु हैं, टूरिस्ट जो बाहर से घूमने आए हैं, गायें, बंदर, कबूतर, कुत्ते सभी घूम रहे थे। अब आप देखिए यहाँ पर कहा गया कि सिर्फ हिंदू हैं। अब इसमें जो प्रीस्ट हैं, चलिए वो हिंदू हो सकते हैं, लेकिन हॉकर क्या हिंदू हैं? डिवोटीज़ जो आ रहे हैं, अब वो हो सकता है कि हिंदू ही हों, और टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनकी कोई गारंटी नहीं होती और जानवरों की कोई जात नहीं होती। तो ये सोचने वाली बात है और वो यहाँ पर नरेटर समझाना भी चाह रहे हैं। There are so many worshippers that some people trying to get the priest's attention are elbowed aside by others pushing their way to the front. अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि भीड़ में कुछ वर्शिपर जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शन करने आए हैं, वो अपने आप को पुजारी के पास तक पहुँचाने के लिए दूसरों को कोहनी से धक्का देते हुए, अपने हाथ की कोहनी से धक्का देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, पुश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
अ प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स, एकदम से अचानक से क्या होता है, उसी टाइम जो नेपाली फैमिली की रॉयल प्रिंसेस हैं वो वहाँ आ जाती हैं। एवरीवन बोज एंड मेक्स अ वे, और उनको रास्ता, सभी झुक जाते हैं, जैसे हम लोग नमस्ते करते हैं वैसे ही सब बो डाउन हो जाते हैं, झुक जाते हैं उनके आगे और उनको रास्ता देते हैं। By the main gate, a party of saffron-clad Western struggle for the permission to enter। और वहीं पर जो मेन गेट है वहाँ पर सैफरन कलर के कपड़े पहने हुए वेस्टर्न, यहाँ वेस्टर्न से आप समझ ही सकते हैं फॉरेन लैंड, वेस्टर्न कंट्रीज, पाश्चात्य सभ्यता वाले लोग आए हुए हैं। तो वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं और एंट्रेंस के लिए झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है कि जो पुलिसमैन हैं वो उनसे कन्विंस नहीं हो रहे हैं कि वो हिंदू हैं कि नहीं है। द पुलिसमैन इज़ नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदू, ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, और खाली हिंदू ही इस मंदिर के अंदर आ सकते हैं। फाइट ब्रेक आउट बिटवीन टू मंकीज, उसी बीच दो बंदरों के बीच झगड़ा हो जाता है। वन चेसेस द अदर, और एक दूसरे को चेस करने लगता है, पकड़म पकड़ाई करने लगते हैं। हु जम्प्स ऑन टू शिवलिंगा, और दूसरा जो है वो जंप करके शिवलिंग पे चढ़ जाता है। शिवलिंग जो है एक पूजा की चीज़ है, हम लोग उसे होली मानते हैं, पवित्र मानते हैं, वो उस पर चढ़ जाता है। देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल एंड डाउन टू द रिवर द होली बागमती, और फिर वहाँ से स्क्रीम करता हुआ, चिल्लाता हुआ, चीची चीची करता हुआ नदी की तरफ भागता है। जो नदी, जो पवित्र नदी है बागमती, वहाँ से बहती है। दैट फ्लोज बिलो, और वो मंदिर के काफ़ी नीचे बहती है। द कॉर्प्स इज बीइंग क्रेमिटेड ऑन इट्स बैंक, अब डेड बॉडीज़ वहाँ पर जलाई जाती हैं। नदी है तो नदी के किनारे डेड बॉडीज़ जलाई जाती हैं। वहीं पे वॉशरमैन मेन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बेथ, वहीं पे वॉशरमैन कपड़े धुल रहे हैं और बच्चे नहा रहे हैं। फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग नाउ विल्टेड इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर, और तभी बालकनी में से एक बास्केट निकलता है, उसमें ड्राई फ्लावर्स हैं जो कि हो सकता है पूजा पाठ करने के बाद जो ऑफ़र करते हैं हम लोग भगवान के पास, वो सूख चुके हैं, वो बाहर निकला खिड़की से और वो नदी में गिरा दिया गया। तो यहाँ पे लेखक बताना चाह रहे हैं कि कैसे नदी को पोल्यूट किया जा रहा है। अ स्मॉल सेरीन हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक, और एक स्मॉल सेरीन, सेरीन का मतलब जो है यहाँ पे जो शेरीन का मतलब है प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है। तो शेरीन है हाफ प्रोट्रूडेड, मतलब आगे की तरफ निकला हुआ छोटा सा मंदिर बना हुआ है रिवर बैंक के पास, नदी के बैंक के पास। When it emerges fully, और ऐसा कहा जाता है कि जब ये पूरी तरीके से डूब जाएगा, emerge fully जब डूब जाएगा, the goddess inside will escape, और भगवान इसके अंदर जो हैं वो escape कर जाएंगे, छुप कर चले जाएंगे। and the evil period of कलयुग will end on the earth, और फिर ये जो इविल पीरियड चल रहा है, कलयुग जो चल रहा है, ये कलयुग का अंत हो जाएगा, इस तरीके से अंत हो जाएगा। इनसाइड विल एस्केप, भगवान वहाँ से चले जाएंगे। अभी भगवान हैं इसलिए कलयुग चल रहा है, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि जब भगवान ही यहाँ से एस्केप कर जाएंगे और तब कलयुग का अंत होकर फिर से कोई युग आएगा। At the Bodhnath Stupa, the Bodhist shrine of Kathmandu, there is in contrast a sense of stillness. अब बौद्धनाथ स्तूपा पहुंचकर लेखक कहते हैं, विक्रम सेठ कहते हैं कि बौद्धिस्ट सेरिन में, सेरिन का मतलब हमने बताया ही था प्लेस ऑफ वर्शिप, यहाँ पर जस्ट अपोजिट दिखता है कहाँ का, पशुपतिनाथ का। पशुपतिनाथ में जितना क्योस दिखा उन्हें, यहाँ पर उतनी ही स्टिलनेस दिखी, उतनी ही साइलेंस दिखी।
Its immense white dome is ringed by a road. और डूम का मतलब होता है गुंबद, गुंबद के किनारे किनारे रास्ता बना है और उस रास्ते पे क्या होती है, लोग परिक्रमा करते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ देखिए फोटो है, फोटो में आप देख सकते हैं कि ये गुंबद है गोल सा और यहाँ पर रास्ता बना हुआ है और लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पर डूम है और वो डूम इज रिंग्ड बाय अ रोड, और उसके किनारे रोड बनी हुई है। स्मॉल शॉप स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, मैनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय तिबेतियन इमिग्रेंट्स। और आउटर एज पे जो स्मॉल शॉप्स हैं आउटर एज पे, और बहुत सारे तिबेतियंस इन दुकानों को चलाते हैं। और ये इमिग्रेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स का मतलब होता है ये तिब्बत से नेपाल आए हैं, तिब्बत को छोड़कर, अपनी ज़मीन को छोड़कर नेपाल में आके बसे हुए हैं। फेल्ट बैग्स, तिबेतियन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरीज कैन बी बॉट हियर। और यहाँ पर फेल्ट के बैग, तिबेतियन प्रिंट्स और सिल्वर की ज्वेलरी यहाँ पर ख़रीदी जा सकती है। देयर आर नो क्राउड, यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है। दिस इज़ एन हेवन ऑफ क्वाइटनेस, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, हेवन मतलब सेफ प्लेस, यहाँ पर रहना अच्छा लग रहा है, यहाँ सेफ़र महसूस हो रहा है। पशुपतिनाथ में जो चीज़ नहीं महसूस हो रही थी, वहाँ पे एल्बो से धक्का मुक्की हो रही थी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड, जबकि वो बिजी स्ट्रीट है लेकिन वहाँ पर सेफ लग रहा था, अच्छा लग रहा था। काठमांडू इज विविड, मर्शिनरी, रिलीजियस विथ स्मॉल शेरीन, 2 फ्लावर एडॉर्न deities along the narrowest and the busiest street। काठमांडू जो है वेरियस, बहुत सारे मर्सिनरीज जो होते हैं उनका, और रिलीजियस जगह बहुत सारी हैं। और हम लोग ने मतलब क्या किया, फ्लावर ये किया, फ्लावर से, फूलों से सजा हुआ था। अलॉन्ग द नैरो, पतली पतली लेन्स थी और बिजीएस्ट स्ट्रीट थी, बहुत बिजी स्ट्रीट थी। अब वो बिजी किस चीज़ से थी? विथ फ्रूट सेलर्स, फ्लूट सेलर। देखिए फ्रूट और फ्लूट में कंफ्यूज मत होइएगा, फ्रूट मतलब होता है फल और फ्लूट मतलब होता है बांसुरी। तो फ्रूट सेलर्स वहाँ थे, फ्लूट सेलर्स वहाँ थे, हॉकर्स ऑफ द पोस्ट कार्ड से, शॉप सेलिंग्स वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, बाहर की जो कॉस्मेटिक होती हैं, सजने धजने की चीज़ें। फिल्म रोल्स क्यों चाहिए होता है? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और फोटोग्राफी करते हैं, तो फोटोग्राफी करने की वजह से उन्हें फिल्म रोल्स चाहिए होता है। एंड चॉकलेट, और वहाँ पे चॉकलेट भी मिल रही थी। और कॉपर यूटेंसिल्स एंड नेपाली एंटीक, या तो कॉपर की यूटेंसिल्स और नेपाली एंटीक, बहुत नेपाली जो चीज़ें होती हैं एंटीक, जो कि नहीं पाई जाती हैं, बहुत कम रेयर पाए जाने वाली चीज़ें मिल रही थी। फिल्म सॉन्ग्स ब्लर आउट फ्रॉम द रोड रेडियोज़, car horn sounds, bicycle bell rings, stray cows low questioningly at motorcycle vendors shout out their wares। विक्रम सेठ कहते हैं कि ये सारी चीज़ें तो बिक ही रही थी, साथ में फिल्म सॉन्ग भी ब्लर आउट कर रहा था, मतलब गाना बज रहा था रेडियो से, कार के हॉर्न बज रहे थे, साइकिल की घंटियाँ बज रही थी, और जो सड़क पर चलने वाली गाय हैं वो भी मूँ मूँ करके चिल्ला रही थी। लो का मतलब होता है साउंड ऑफ द काऊ, मूँ करना, मूँ मूँ करके चिल्लाना। मोटरसाइकिल की आवाज़ थी। वेंडर्स जो हैं, जो कि दुकानदार थे, वो भी अपने सामानों को ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर बेच रहे थे। आई इंडल्ज myself mindlessly by a bar of marzipan and a corn on the cob roasted in a charcoal brazier on the pavement, rubbed with salt, chili powder and lemon. A couple of love stories, comic, and even a Reader Digest. All this I wash down with Coca-Cola and a nauseating orange drink and feel much
द बेटर फॉर इट। आप कहते हैं कि मैंने अपने आप को इंडल्ज कर लिया माइंडलेसली, बिल्कुल। किसमें मैंने एक क्या क्या मार्जीपन। मार्जीपन क्या होता है? एक स्वीट होता है, मिठाई होती है ग्रेटेड आमंड से बनी हुई। आमंड आप जानते हैं, बादाम से बनी हुई। और फिर मैंने भुट्टा ख़रीदा। भुट्टा जो मक्का होता है वो कच्चा, जो उसको चारकोल पे भूनते हैं, कोयले पे भून के उस पे नमक मिर्च लगा के देते हैं, तो वो ख़रीद के खाया। पहले मार्जीपन खाया, फिर चारकोल पे भुना हुआ भुट्टा खाया। और फिर मैंने क्या किया, मैंने कुछ लव स्टोरीज़ कॉमिक्स ख़रीदी और एक रीडर डाइजेस्ट मैगज़ीन आती है उसको ख़रीदा। और इन सब को पचाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कोका कोला पिया और एक नॉसिटिंग ऑरेंज ड्रिंक भी पिया। नॉसिटिंग मीन्स सिकनिंग, मुझे मतलब लग रहा था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो मैंने ऑरेंज ड्रिंक भी पिया। कहते हैं ना कि जैसे चक्कर वक्कर आए तो नींबू ये कर लीजिए, तो उन्होंने इसलिए ये ड्रिंक पिया जिससे इन्हें अब अच्छा लग रहा था। आई कंसिडर्ड वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम। मैं सोच रहा था कि मैं कैसे घर जाऊं। If I were propelled by enthusiasm for traveling per se, travel per se मतलब होता है by itself। अगर मुझे कोई पुश करता मतलब जोश में कि जाओ, तो मैं कैसे जाता? I would go by bus and train to पटना। मैं बस या ट्रेन से पटना जाता। Then sail up the गंगा पास बनारस to इलाहाबाद। फिर गंगा से सेल करते हुए जो है मैं बनारस होते हुए इलाहाबाद जाता। Then up to यमुना, फिर यमुना जाता पास्ट आगरा टू दिल्ली, और फिर मैं दिल्ली पहुंचता। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड, मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। एंड होम सिक, मुझे घर की बहुत याद आ रही है। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, और आज अगस्त का लास्ट डे है। गो होम, आई टेल माई सेल्फ। मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम। I entered a Nepali airline office and buy a ticket for tomorrow's flight। अब मेरी अंतरात्मा मुझे कह रही थी जाओ घर जाओ, घर जाओ, गो बैक होम, सीधे अब घर जाओ। तो मैं सीधे नेपाल एयरलाइंस के ऑफिस में घुसा, वहाँ से एक टिकट खरीदी सीधे अपने घर जाने की, वो भी कल की। I look at the flute seller standing in a corner of the square near the hotel. In his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 bansuris protruded in all directions like the quills of porcupine। अब मैं अपने होटल से देख रहा था, एक बांसुरी वाला वहीं होटल के कोने में खड़ा था और उसके हाथ में एक पोल था। पोल से अटैच ऊपर की तरफ बांसुरियाँ थीं, उसमें 50 से 60 बांसुरियाँ लगी हुई थी, सारे डायरेक्शन में, चारों तरफ निकली निकली उभरी उभरी सी थी। देखने में वो प्रोक्यूपाइन जो कि जीव है प्रोक्यूपाइन, उसको छूने से ही क्या होता है, वो अपने कांटे ऊपर कर देता है, सारे डायरेक्शन में कांटे ही कांटे हो जाते हैं अपने बचाव के लिए। तो उसकी बांसुरियाँ देखने से वैसे ही प्रोक्यूपाइन जैसी लग रही थी। और सारी दे आर ऑफ बैम्बू, सारी बांस से बनी हुई थी। दे आर क्रॉस फ्लूइड्स एंड रिकॉर्डर्स, मतलब अलग अलग तरीके की बांसुरियाँ थीं, कोई क्रॉस फ्लूट थी, कोई रिकॉर्डर्स था। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड द पोल ऑन द ग्राउंड, और टाइम टू टाइम थोड़ी थोड़ी देर में वो क्या करता था, पोल को नीचे रख देता था और फिर क्या करता था, द साउंड राइजेस क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज। और फिर वो एक बांसुरी निकालता था और उसे बजाना शुरू करता था। जब वो बजाता था तो हॉकर्स की जो चिल्लाने की आवाज़ होती थी और ट्रैफिक की जो नॉइज़ होती थी वो सब दब जाती थी उसकी बांसुरी की आवाज़ में। इतनी मधुर बांसुरी वो बजाता था। ही प्लेज स्लोली मेडिटेटिवली विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले। वो कुछ डिस्प्ले नहीं करता था, मतलब नाच नाच के झूम झूम के ऐसे नहीं, बहुत शांति से जैसे मेडिटेशन किया जाता है वैसे वो बजाता था। और वो मनमोहक
होता था, बहुत ज़्यादा मन को लुभा रहा था उसका बांसुरी बजाना। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स, वो अपने बांसुरी को बेच नहीं रहा था, बेचने के लिए वो चिल्ला भी नहीं रहा था। ओकेजनली ही मेक्स अ सेल बट इन अ क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वे एज इफ दिस वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइजेस। ओकेजनली ही मेक्स अ सेल, कभी कभार कोई आकर उससे बांसुरी खरीद लेता था, लेकिन वो इससे मतलब उसके चेहरे पे कोई ऐसा भाव नहीं आ रहा था बहुत खुशी का कि मैंने बहुत अच्छा हुआ कमा लिया, ऐसा नहीं। वो नॉर्मल बिहेव कर रहा था, वो कोई ओवर एक्सप्रेशन नहीं दे रहा था। समटाइम ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर्स, और कभी कभी बांसुरी को रोक के वो फ्रूट सेलर से बातें भी करता था। आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स, और मैंने सोचा, मैं जो था विक्रम सेठ हैं कहते हैं कि मैंने सोचा कि ये इसका लाइफ का पैटर्न है, इसी तरीके से ये सालों से बांसुरियाँ बेचते आ रहा है। I find it difficult to tear myself away from the square, और मैं अपने आप को उससे दूर नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं दूर कर पा रहा था? फ्लूट म्यूज़िक ऑलवेज डज दिस टू मी, क्योंकि विक्रम सेठ फ्लूट के बहुत बड़े दीवाने थे, बहुत उनको अच्छा लगता था फ्लूट सुनना। इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड, मतलब यूनिवर्सल है ये। एक जो है बांसुरी की आवाज़ आपको हर जगह सुनने को मिलेगी। ये नहीं है कि आपको इंडिया में बांसुरी मिलेगी तो नॉर्थ अमेरिका में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं। बांसुरी हर जगह सुनने को मिलेगी, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है ये। देयर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, और ऐसा कोई कल्चर नहीं है जहाँ पे फ्लूट ना हो। द रिडने, द रिकॉर्डर, द जापानीज शाकू हाची, the deep bansuri of Hindustani classical music, the clear and the reedy flute of South America, the high-pitched Chinese flute, each has its specific fingering and compass. Fingering and compass का मतलब जान लेते हैं, way of placing the fingers to play different notes। और बांसुरी के ऊपर छेद होते हैं, उस पर उंगलियां रखकर जब हम फूंक मारते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो आवाज़ निकालती हैं। और कॉम्पस का मतलब होता है हियर रेंज, अलग अलग रेंज, अलग अलग बांसुरी अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालती है। इट वेव्स इट्स ओन एसोसिएशंस, और ये वीव करती हैं एक अलग अलग एसोसिएशन। हर बांसुरी की अपनी एक क्वालिटी होती है। Yet to hear any flute is, it seems to me, to be drawn into the commonality of all mankind। कहते हैं कि अगर सारी बांसुरियों को सुना जाए तो एक कॉमन चीज़ आ जाती है, वो है मैनकाइंड के बहुत क्लोज है, क्योंकि सारे ही देशों में बांसुरी एक कॉमन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। To be moved by music closest in its phrases and sentences to the human voice, its motive force too is living breath। और यही सच्चाई है कि जो है अगर बांसुरी को बजाना है, कोई भी बांसुरी को बजाना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको अपनी सांस छोड़नी पड़ेगी। इट्स टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो ऑन। और ये हर बांसुरी के साथ करना पड़ता है कि वो उसको क्या करना पड़ता है कि आप एक बार पॉज लें, सांस भरें और फिर आप सांस छोड़ें, तभी आप बांसुरी बजा सकते हैं। That I can be so affected by a few familiar phases on the bansuri surprises me at first. For on the previous occasion that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance
आई नाउ डू। कहते हैं कि इतना ज़्यादा मुझे उस बांसुरी वाले ने और बांसुरी ने इफ़ेक्ट किया कि मैं अपने घर भी चला आया हूँ, लेकिन अब भी मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, वो मेरे ध्यान में है। इतना मैं घूमा हूँ, इतना मैंने मतलब यात्रा की है, लेकिन आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स। मैंने इस तरीके की डिटेलिंग कभी नहीं की जितना कि मैं इस बांसुरी पे कर रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। एंड as I always say, keep on reading, keep on enhancing your knowledge. If you have any doubt, then please write down in the comment box. I am always there to help you out, and I will be back with a new video. Till then, keep safe and take care. Bye bye.